नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वांट बाय शुभम सर के इस नए वीडियो में। आई होप सभी को वॉइस आ रही होगी। चलो रीचेक कर लो जरा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वांट बाय शुभम सर के इस नए वीडियो में। आज के सेशन में हम करेंगे मेंस लेवल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, और ये मेंस लेवल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का सीरीज 5वां है, जिसमें हम जानेंगे कुछ मेंस लेवल के अरिथमेटिक के क्वेश्चन और डीआई हमने लास्ट क्लास करा था। इस बार हम अरिथमेटिक करेंगे। और सभी लोग बताइए क्या हाल चाल है। अगर आप सब ठीक हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जो बच्चे ये सेशन अगर विजिट करेंगे तो खासकर स्पेशली वो अपने कमेंट में आंसर अगर खुद से सॉल्व करते हैं तो उसे ज़रूर लिखेंगे, ताकि मैं जान सकूं जिन बच्चों ने वीडियो देखा है वो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में मेंस वाला जो एग्ज़ाम होगा आपका IBPS, RRB, SBI, क्लर्क और PO, वो उनमें जो क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक के उनको बेहद आसानी से बना सकते हो। कहते हैं ना, हमारा ये जो सेशन और ये सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एक कदम सफलता की ओर। सफलता लानी मतलब सिलेक्शन लेना है हमें। बी योर ओन बॉस बन के रहो, मतलब खुद के बॉस। मतलब इसका मतलब होता ये है कि खुद पे डिपेंड रहो, दूसरों पे नहीं। अपनी मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से सिलेक्शन लोगे, भरोसा खुद पे रखो। अगर आप सबको इस क्लास की PDF चाहिए, जिन बच्चों की डिमांड होती है कि सर PDF कहाँ से मिलेगा, तो PDF के लिए मैं बता देता हूँ उन बच्चों को, वो इस क्लास की PDF यहाँ से मिलेगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा है मैंने लास्ट में, इधर पे आप जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाएंगे। अगर आपको हाई लेवल क्वेश्चन मेंस लेवल के जानने हैं या प्री लेवल के क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो आप प्री लेवल के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि आप प्री लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकते, आपको प्री भी बनाना आना चाहिए, मेंस भी बनाना आना चाहिए। आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ आ रही होंगी। ओके, चलिए नाउ आइए आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन, हम इसे देखते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अगर आपसे सॉल्व होता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखें। अगर नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो को देखते चले। 2 मिनट खुद से, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो 2 मिनट खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा, बिकॉज जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। चलिए बिना किसी देरी के साथ मैं पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। कहता है कि अंकुर इन्वेस्ट करता है X रुपए एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, वो भी किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वो इंटरेस्ट पे ही मिलेगा, ना कि प्रिंसिपल पे। एंड गेट्स टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट उसे यानी पूरा ब्याज उसे कितना मिला है, 5,805 मीन्स 5805 रुपीज़ का। फिर अंकुर ने इन्वेस्ट किया X + 7,000 रुपये मोर, मतलब पहले X रुपये इन्वेस्ट किया था, अब इन्वेस्ट किया उसने 7,000 रुपीज़ मोर इन्वेस्ट किया फॉर अनदर 2 ईयर, और 2 सालों के लिए। तो टोटल कितने हो गए, 4 साल हो गए। और एडिशनल रेट कितना लगा दी उसने, 5%, और यानी 20% की अब रेट हो जानी चाहिए। पहले 15%, अब 5% और, यानी 20% हो गए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टेड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है जो उसने इन्वेस्ट किया, यानी X + 7,000 रुपीज़। चलिए, अगर आपसे खुद से सॉल्व हो तो ट्राई करिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको इसमें सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपसे बने तो बनाइए, ना बने तो मत बनाओ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको।
देखो x% इन्वेस्ट किया है ना उसने क्या किया, x% इन्वेस्ट, सॉरी x रुपए इन्वेस्ट किया, और रेट उसमें क्या डाली है, 15% की रेट डाली है। अगर उसने 15% की रेट डाली है तो कमेंट में बताइए 15% का फ्रैक्शन क्या होना चाहिए। 15% का फ्रैक्शन अगर मैं ध्यान से देखूं तो 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/20 होता है ना, जिसमें 20 क्या होता है आपका प्रिंसिपल और 3 क्या होता है इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो लिख सकता हूं मैं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। क्या लिख सकता, अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो लिख सकता हूं। तो बट इसे लिखा कैसे जाएगा, 2 सालों के लिए है, तो 2 सालों के लिए कैसे लिखा जाएगा, अमाउंट बाय प्रिंसिपल इंटू 2 टाइम्स अमाउंट बाय प्रिंसिपल। ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2 साल के लगा था, और कितना इन्वेस्ट किया था हमने, x रुपए इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद उसे इंटरेस्ट कितना मिला था, उसे अगर हम ध्यान से देखें इंटरेस्ट कितना मिला था, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना CI का, x रुपए यही लगा था ना CI का फॉर्मूला, और उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है 5805। ये क्या मिला, 2 साल बाद इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, 2 साल बाद मिला है। ध्यान देने वाली बात ये है, आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर होगी। अब 23, ठीक है, ये कितना है 23, और ये कितना है, ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ से सॉल्व करने आना चाहिए। अगर मैं इसे देखो सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 400 हो जाएगा और ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 23 का अगर ये स्क्वायर हो जाएगा तो मैं इसे सॉल्व करने की क्या लिख सकता हूँ, देखो सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 129x आ जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा 5805 आ जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा इंटू 400, ये 400 वहाँ चला जाएगा ना। इसे सॉल्व करो, देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या आएगी, 128 से कितने लगभग 129 से लगभग 18 टाइम्स कटता है, तो ये कितना हो जाएगा 18,000 रुपये। यानी कि अंकुर ने इनिशियल में कितना इन्वेस्ट किया था, 18,000 रुपये। बाद में उसने कितने इन्वेस्ट किए, 7,000, और तब उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपये हो जाएगी। ओके, ये उसकी 25,000 हो गई। अब 25,000 अगर उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जिसमें उसने पहले 15% इन्वेस्ट किया था, और एडिशनल रेट से उसने क्या किया और इन्वेस्ट कर दिया, कितना 5% और, यानी कितना 20% इन्वेस्ट किया, 20% इन्वेस्ट किया ना उसने। तो यहाँ से ये भी बातें आपको क्लियर हो गई, मतलब पहले 15%, अब 5 यानी 20% हो गए। तो अब आपको ये बताना है कि उसने इनिशियल में कितना इन्वेस्ट किया था। तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि मैं ये चीज़ें निकाल सकता हूँ। हमारे पास इनिशियल का इन्वेस्टमेंट, ये टोटल हमारा क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, जिसमें से 15% पहले लगा था, और अब कितना लगता है इसमें, अब हमें लगेगा 5% और, यानी टोटल 20% हो गया। तो यहाँ से आप चीज़ें क्या निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर टोटल ये निकाल सकते हो, अमाउंट निकाल सकते हो। तो आपको एक तो फॉर्मूला पता अमाउंट निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल +1 + r/100 पावर n माइनस प्रिंसिपल, यही होता है ना ये आपका। तो ये अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। हमारे पास रेट है, रेट निकालो तो 20% होगा, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, यानी 5 से कितना हो गया 6 हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो जाएगा, यानी 5 से 6 हो जाना मतलब 2 साल के लिए बोल रहा है ये, यानी 25 से 36 हो जाएगा। अगर ये 25 से 36 हो जाएगा तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, 11 का लगेगा, नहीं समझे, चलिए आइए समझाता हूँ। 20% की बात करते हैं ना, तो 20% का फ्रैक्शन कन्वर्जन 1/5 होता है। तो अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना होगा 6, क्योंकि ये प्रिंसिपल होता है और ये इंटरेस्ट होता है। तो ये भी 5 से 6 हो गए, ये भी 5 से 6 हो गए। और अगर मैं यहाँ से टोटल मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 25 और ये कितना हो जाएगा 36। तो हमें पता चल गया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना पता चला 25:36। लेकिन उससे पूछा
What will be interest on what will be compound interest on that investment? मतलब जो 25,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए उस पे अंकुर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो इनिशियल के बाद अब नया प्रिंसिपल आया था ना, और मैं कह सकता हूँ 25 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, ये 25,000 दे रखी है, और आपसे पूछा क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस, यानी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। आई होप ये भी चीजें क्लियर है। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस इंटरेस्ट कहलाता है तो इंटरेस्ट कितना होगा, 11 होगा। अगर इंटरेस्ट 11 है तो बताइए 25 की वैल्यू 25,000 है, यानी कितने गुना है, 1000 गुना। तो इंटरेस्ट कितने गुना होगा, ये भी 1000 गुना होगा, यानी 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 11,000। यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये चीज़ें पहली क्वेश्चन और ये कंसेप्ट वाइज चीज़ें पता है तो आपको समझ आई होगी। अगर किसी को किसी स्टेप पे दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ना समझे तो बताइएगा, मैं स्टेप रिपीट कर दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे भी। और हाँ, जिनको अगर समझ आ रहा है तो थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल तक, ठीक है। सेशन को शेयर करते रहोगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो SBI क्लर्क मींस में पूछा गया था लास्ट ईयर, मैंने वो वाला ले लिया है। ये वाला नया क्वेश्चन था पहला, अब ये जो सेकंड है ये क्वांटिटी बेस्ड प्रीवियस ईयर वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन को बना कैसे सकते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्वांटिटी 1 में दिया है कि P alone can do piece of work in 72 days, मतलब P को किसी काम को करने के लिए 72 दिन लगे। वही काम यानी सेम काम जब Q करता है तो उसे कितने दिन लगते हैं, 48 दिन लगते हैं, ठीक है। और जो R है वो 50% एफिशिएंट है Q से, ओके, नो प्रॉब्लम। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ऑल 3 वर्क अल्टरनेट स्टार्ट, मतलब जब तीनों साथ में ना करके, यहाँ पे क्या बोला, तीनों अल्टरनेट में आते, किस में आते, अल्टरनेट में आते। तो एंड स्टार्टिंग विथ किससे होता, P से, और एंड कौन करता, R, यानी पहले दिन काम करता P, सेकेंड दिन Q और थर्ड डे R, यानी एंड में काम कौन करता, R काम करता। ये डाटा था। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। P की बात कर रहा है तो P कितने दिन लेता है, 72 दिन लेता है। Q कितने दिन लेता है, 48 दिन लेता है। 72 और 48 का एलसीएम कितना होता है, 144, और यही 144 क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए 72 और 48 का एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकता था मैं। 72 और 48 में ना बड़ा नंबर, देखिए बड़ा नंबर क्या है, 72। 72 का टेबल पढ़ो, 72 का जस्ट डबल कितना होगा, 144। 72 48 से नहीं कटता, मैं डबल लूंगा, उसका टेबल पढ़ते जाऊंगा। नेक्स्ट नंबर 144। हाँ, ये दिखता है कि 48 से कटता है, क्योंकि 48 से कितनी बार कट जाएगा, 48 से आपका 3 टाइम्स कट जाएगा। आई होप ये चीज़ें भी समझ आई होंगी। अगर ये टाइम है, ये वर्क है, तो P का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और Q का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी एफिशिएंसी आपके निकल के आ गई किसकी, P और Q। ये क्या आ गई मेरे स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी P और Q की एफिशिएंसी। ये आपके टाइम था और ये आपका टोटल वर्क था। ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, जिसको लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, सबका अलग अलग मेथड होता है। अब इसमें ये बोला है कि R जो है 50% एफिशिएंट है। R जो है वो 50% एफिशिएंट है। 50% कौन है, एफिशिएंट है, किससे, Q से। Q की एफिशिएंसी है कितनी, 3 है, जितना R कितना है, 50% ज़्यादा है, यानी 150%। 150% देखो तो कितना हो गया, 4.5। ये क्या हो गई, 4.5 यूनिट इसकी R की एफिशिएंसी होगी। क्या हो गई, R की एफिशिएंसी। अब तीनों ने स्टार्ट किया काम, स्टार्ट करता है पहला P, सेकेंड Q, देन R। यानी हमारे पास अगर मैं पहले रेशियो बोल दूँ एफिशिएंसी का, P, Q, R, इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो बोलूँ तो क्या हो जाएगा,
2.2:3:4.5, ये तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी अगर मैं बात करूं, पहले दिन तो P ने काम करना है, सेकंड डे Q ने, और थर्ड डे R ने काम करना है, तो मैं कह सकता हूं टोटल 3 डेज में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 4 3 7 होता है, और 8 9, यानी ये कितना हो जाएगा? 9.5 यूनिट वर्क हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस स्टेप में। अब आपको करना कितना है? 9.5 यूनिट की जगह 144 यूनिट करना है। तो मैं ऐसा क्या लूँ मल्टीपल कि मैं 144 के करीब पहुंच जाऊं? तो ध्यान से देखो, 95 का 10 टाइम्स ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 950 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा ना। 9.5, अगर 9.5 का अगर मैं 10 टाइम करूँ तो 10 टाइम करूँ तो ये 9.5 हो जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे 9.5 का कितने टाइम जाना पड़ेगा? 12 से तो नहीं जा सकता। देखो 12 नवा करोगे तो 108 होता है, 13 नवा करोगे तो 117, ठीक है, 14 नवा भी नहीं होगा, हाँ 15 नवा दिख रहा है 140 के करीब। तो ये मैं कहता हूँ, अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? 15 का मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने का? 15 का, और यहाँ पे भी कितने का कर दूँ? 15 का। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया आपके सामने सिनेरियो कि 45 डेज में आपके कितने यूनिट वर्क हो जाएंगे? 142.5 यूनिट वर्क, 142.5 यूनिट वर्क, या मतलब 45 दिन तक, 45वें दिन, यानी जो 45वां दिन है उससे किसने काम किया होगा? R ने काम किया होगा, ऑब्वियसली। अब आपको करना कितना था? 144, आपने कर कितना लिया? 142.5, बचा कितना यूनिट वर्क? आप बोलोगे 1.5 यूनिट वर्क बच गया। ये 1.5 यूनिट वर्क ये किससे करना है? नेक्स्ट डे आकर के P को करना पड़ेगा। तो P आएगा तो कितना? P की एफिशिएंसी है कितनी? 2 यूनिट, मतलब P एक दिन में दो डब्बे बनाता है, ऐसा समझ लो। तो इससे कितना टाइम लगेगा? 3/4 यूनिट का टाइम लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम कितना लगा, हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना लगा? टोटल वर्क यानी 144 यूनिट को कंप्लीट करने में 45 डेज तो लगे ही लगे हैं आपको। साथ साथ ये कितना टाइम लगा? 3/4, इसे ऐसे लिख सकते हो क्या? 45 3/4 डेज। आई होप ये क्वांटिटी 1 की वैल्यू आपको समझ आएगी, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर एकदम धीरे धीरे कराइए, थोड़ा सा और ज़्यादा शॉर्ट मत जाइए, इसीलिए थोड़ा सा हम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आती चीज़ें। उनको देखो मेंस लेवल है तो थोड़ा तो स्पीड अप बढ़ानी पड़ेगी ना आप सभी को, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन अच्छे चुन के लाता हूँ ताकि आप सभी भी अच्छे से कर सको। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे पास क्वांटिटी 1 की वैल्यू क्या आ गई? 45 होल 3/4 डेज आ गई। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारा क्वांटिटी 2 है, यानी मात्रा 2 है। कहता है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, A alone can do a task in 48 days. B is 25% less efficient than A. Okay, and C can do same task in 40 days less than B does. मतलब B जितने भी दिन लेता है उससे C 40 दिन कम लेता है, no problem. Then find in how many days all three complete the task together. मतलब कितने दिनों में तीनों साथ में मिलकर के काम को खत्म करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मैं इस पार्ट को रफ कर दे रहा हूँ, मैं दूसरा पार्ट लेने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, हमें पता है P का 45 3/4 है ना, तो अभी हम यहाँ पे क्वांटिटी 2 को सॉल्व कर रहे हैं। किसको? क्वांटिटी 2 को। ध्यान से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, अच्छे से।
क्या कहा कहता है क्वेश्चन में कि जो बी है वो 25% एफिशिएंट लेस है, यानी अगर मैं ए से बी की एफिशिएंसी का रेशियो की बात करूं, बी 25% कम है यानी ए यानी 100% होगा। अगर ए 100% है तो बी 25% कम यानी 75% होगा। 100 से 75 पर आ गए, कितने आ गए? 100% से 75%, और इसका रेशियो ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। यहाँ तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी किसका? ए और बी का आ गया, जिसमें आपको बोला है कि ए 48 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम, 4 इंटू 48 कितना दे देगा आपको? 192। 192 आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब जो सी है वो कितने दिन में काम करता है? सेम टास्क को 40 दिन कम लेता है बी से, नो प्रॉब्लम। अब मैं बी का भी काम निकाल सकता हूँ ना, बी का भी निकाल सकता हूँ टाइम, सॉरी यहाँ पे डी बन गया, यहाँ पे बी आएगा। बी का निकालता हूँ टाइम, तो बी का करना कितना है? टोटल वर्क 192, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो उसे कितने दिन लगेंगे? 64 दिन लगेंगे। बी को टाइम कितने लगेंगे? 64 दिन लगेंगे। हालांकि जो सी है उससे 40 दिन कम लेता है। सी जो है 40 दिन कम लेता है, तो 40 माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना आ गया? 24 डेज आ गया। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर सी को 24 दिन लगते हैं तो बताइए सी की एफिशिएंसी क्या होगी? तब आप बोलोगे 192 डिवाइड बाई 24, यानी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? 8 टाइम्स आ जाएगी, 8 यूनिट आ जाएगी। कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए लेट से 8 यूनिट लिख देता हूँ मैं। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या पूछा है? तीनों ने साथ में मिलकर काम करना, कितना दिन लगेगा? तो तीनों ने साथ में मिल करना है, तो जो टाइम निकलेगा वो तीनों का निकलेगा। किसका? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितनी? 192, और टोटल एफिशिएंसी ए की कितनी है? 4, बी की कितनी है? 3, और सी की कितनी? 8। 8 4 12 3 15, 15 से डिवाइड कर दो। 15 से जब डिवाइड किया तो कितने बार कटता है? 15 से 1 कम 15, 15 दूना 30, और ये कितने बार? 4/5 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया? 12 इंटीजर 4/5, यानी कि क्वांटिटी 1 क्या आया था हमारा? 45, 3/4, और ये आया था। तो हम कह सकते हैं इस केस में हमारा जो आंसर निकलेगा वो जो Q1 होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? Q2 से। यानी आंसर जो निकला ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकता है कमेंट में। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। बहुत थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ सके, नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर इतना समझाने का क्या मतलब ना, हो जाता है। कुछ बच्चों को नहीं समझती है चीज़ें, इसके लिए मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। चलो, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। नहीं बनेगा तो मैं बता के दूंगा, ठीक है, पर आप उसे बनाने की तो ज़रूर कोशिश करिएगा। हाँ, चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की। देखते क्या सिनेरियो है इसका एक्चुअल में। एक शॉपकीपर है, बाय करता है वॉच एंड स्पीकर को, ठीक है, टोटल ऑफ रुपीज़ कितने? 1600। मतलब उसने बाय करा स्पीकर और वॉच को, वॉच या स्पीकर। इसने वॉच को सोल्ड करा 30% प्रॉफिट, ठीक है, 30% प्रॉफिट, और स्पीकर को सोल्ड करा 20% प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे दे रखा है, आगे उसने डिस्काउंट दिया 20% का, मार्क प्राइस ऑफ एंड ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। स्पीकर को किसी पे मार्केट प्राइस किया होगा फिर जाके डिस्काउंट दिया होगा, क्योंकि डिस्काउंट कब मिल सकता है? जब आपके पास मार्क प्राइस हो, क्योंकि डिस्काउंट आपको मार्क प्राइस पे ही मिलेगा। इफ टोटल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट इज 25.625%, 25.625%, okay, no problem. How much more profit he would have obtained had he sold speaker
एट इट मार्क प्राइस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ से चीज़ें, सारी चीज़ें बता सकते हो, देखो कोई है नहीं यहाँ पे इतना दिक्कतें वाली बात, ठीक है। देखो कैसे करना है उसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस की बात कर रखा है ना, कॉस्ट तो दिया नहीं है वॉच का, तो लेट्स से मैं वॉच का कॉस्ट ना यहाँ पे ना x मान लेता हूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा? देखो जो क्वेश्चन x से बनता है x से बना के दूंगा, जो रेशियो से बनेगा रेशियो से बना के दूंगा, जो हिट एंड ट्रायल से बनेगा हिट एंड ट्रायल से। ऑन द स्पॉट पेपर में जो मेथड आपको जल्दी आंसर दे सके वही मेथड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस वॉच का x मान लिया तो बताओ ये स्पीकर का क्या हो जाएगा? स्पीकर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 1600 माइनस x हो जाएगा। अब वॉच पे उसने 30% का प्रॉफिट पाया, वॉच पे उसने कितना 30% का प्रॉफिट पाया, और जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर पे उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट पाया? तो आप बोलोगे उसने 20% का प्रॉफिट पाया। तो स्पीकर हमारा कितना कॉस्ट पाया? 1600 माइनस x है, इस पे कितने का पाया उसने? 20% का प्रॉफिट पाया। कितने का पाया? 20% का प्रॉफिट, ठीक है। अब 20% का प्रॉफिट देखिए, ठीक है। अब इनको मैं क्या करूंगा? टोटल ऐड करूंगा, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से निकल आएगा। कितना निकल आएगा? ध्यान से देखिए, ये 0.3x हो जाएगा और ये 320 और ये 0.2x, 320 और 2x, मतलब ये कितना जाएगा? 320 प्लस ये 0.1x हो जाएगा। ये क्या आ गया? आपका टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे क्या दे रखा है? बट यहाँ पे उन्होंने टोटल प्रॉफिट दे रखा है ना, टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25.625%। अच्छा, मतलब जो 1600 रुपये है उस पर उसे कितना टोटल प्रॉफिट हुआ? 25.625% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, ये 1/4 होता है और ये 1/16, बट ये 0.00 है, तो ये 1 कितना हो जाएगा? 160 से 160 ऐसे उड़ जाता है, यानी कितना हो जाता है? लगभग ये 410 हो जाता है। कितना हो जाता है? 410, ठीक है। कैलकुलेशन करा हमने, कैलकुलेशन हमारे लिए आसान था। तो अब बताओ, टोटल प्रॉफिट 410 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है हमारा? 320 प्लस 0.1x बराबर 410 है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू निकालूँ तो देखो कितना हो जाएगा? 410 में से 320 गए, 80 गए, 90 गए, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? 900 हो जाएगा। x कितना आ गया? 900 आ गया। 900 से ये पता चला कि वॉच का प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस 900 था, तो स्पीकर का कितना आ जाएगा? 1600 में से 900 घटा दो, यानी कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। आई होप ये भी बातें क्लियर होगी, ठीक है। देखो बेसिक भी कर रहे हैं तो कितनी जल्दी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे आपको मार्क प्राइस तो दे नहीं रखा, तो मार्क प्राइस कितना मैं मान लेता हूँ? y मान लो तो कोई दिक्कत होगी? उस पर 20% का डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस पे उन्होंने कितने का? 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कितने परसेंट में बेचोगे? 80% में बेचोगे, ठीक है। यही तो बात है। आगे बोलता है, आगे उन्होंने यही बोला था, और क्या पूछा? हाउ मच मोर प्रॉफिट, उसे हाउ मच मोर प्रॉफिट होगा, तो ठीक है, हाउ मच मोर प्रॉफिट के लिए अब देखना बात है, ये वाली बात आ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस, अब इसमें जो मार्क प्राइस है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 700 प्लस, और सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दिया था ना, तो मार्क प्राइस पे 700 पे कितना लगेगा? 20%, तो 20% निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा? 700 प्लस 20% बनता है 140, ये 840। ये 840 क्या शो करेगा? सेलिंग प्राइस। ये 840 का शो करेगा सेलिंग प्राइस, और इसकी वैल्यू ये हो गई, तो मैं y की वैल्यू यानी मार्क प्राइस निकाल सकता हूँ। तो मार्क प्राइस कितना निकल के आ जाएगा? 1050, दिख रहा है 8 के टेबल से, यानी मार्क प्राइस कितने निकल के आ गए? 1050 निकल के आ गए, जिसमें से सेलिंग प्राइस 840 है। अगर इतना है तो आप, अगर मैं बोल सकता हूँ डिफरेंस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या होता है? डिस्काउंट होता है भैया। क्या होता है? डिस्काउंट। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनका? 2110 आ रहेगा। यही 2110 क्या होगा? यही तो प्रॉफिट होगा, और क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी इससे प्रॉफिट कितना मिला था?
उसे प्रॉफिट कितना मिला था, 210 रुपए का ज़्यादा। हेंस मैं अगर बोलूँ, हेंस ही द शॉपकीपर वुड हैव ऑब्टेन 210 रुपीस मोर इफ he would sold the speaker at the mark price। अगर वो स्पीकर को मार्क प्राइस पे सोल्ड करे तब जाकर के उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 210 रुपए का प्रॉफिट होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते हैं इसे, देखते हैं क्या कहता है। A pump can be operated both for filling a tank and for emptying it। The capacity of tank is 2400 meter cube, full stop। The emptying tank capacity of the pump is 10 meter cube per minute, higher than its filling capacity। Consequently, the pump needs 8 minutes less empty the tank to fill it। Find the filling capacity of the pump। No problem। एक पंप को एक टैंक में भरने और खाली करने के लिए दोनों में संचालित किया जाता है। टैंक की क्षमता 2400 मीटर क्यूब है, मतलब कैपेसिटी ऑफ द टैंक शुड बी 2400 मीटर क्यूब। पंप की खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति पर मिनट अधिक है। ओके, नतीजन पंप को भरने के लिए टैंक को खाली करने के लिए 8 मिनट कम आवश्यकता होती है। पंप में भराव की क्षमता पता लगाएं, ये आपसे पूछा है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं हम। हमें पता है, हमें ये देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो टैंक है उसकी फिलिंग कैपेसिटी, अगर मैं इसकी क्या मान लूँ, फिलिंग कैपेसिटी को अगर मैं x मान लूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। और एम्प्टिंग कैपेसिटी के लिए, और एम्प्टी कैपेसिटी के लिए खाली करने की जगह भरने, देखो यहाँ पे बोला पंप की खाली करने की क्षमता भरने की कम क्षमता से 10 ज़्यादा है, यानी x + 10 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कैपेसिटी कितनी है भाई, इतनी है, ये एफिशिएंसी कितनी है, इतनी है, और इसको कितनी है एम्प्टी करने वाले के लिए, x + 10 हो जाएगा। और उसे 8 मिनट कम लगते, किससे 8 मिनट कम लगते हैं, जो पंप, अच्छा इसमें बोला है कंसेक्टली पंप नीड्स 8 मिनट्स, एम्प्टी करेगा तो उसे 8 मिनट कम लगते हैं, यानी 8 घंटे, ठीक है। तो ये सिनेरियो आ गया। 2400 कॉमन कर लो, 2400 कॉमन कर लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x + 10 - x, और नीचे क्या बचेगा, x² + 10x = 8। ये x से x कट जाएगा और ये 24 हो जाएगा, x² इधर आ जाएगा, तो आपके सामने इक्वेशन देखो, 8 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 300 हो जाएगा, और 300 से ठीक है 300 और 3000 हो जाएगा। नहीं, x² की वैल्यू क्या आ गई, x² + 10x - 3000 = 0। ये क्या आ गया आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत सॉल्व करने का तरीका आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस देख सकते हैं। 3000 का ऐसा फैक्टर बनाओ, क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, मुझे खुद बताओ, ध्यान से सोचो। 3000 का ऐसा फैक्टर जोड़ने पे 10 आ जाए, 5 6 नहीं ले सकते, 10 3 नहीं ले सकते, हाँ 10 3 नहीं ले सकते, और कोई सोचना जरूर और बताना मुझे। हालांकि सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 50 मीटर क्यूब पर मिनट। फैक्टराइजेशन करना है बस, ऐसे फैक्टर जोड़ो, इसमें जोड़ने पे 10 आ जाए और उसके फैक्टर निकालो, साइन चेंज करो, तो क्या आ गया 50 मीटर क्यूब पर मिनट। आई होप इसका आंसर क्या होगा, 3rd। और आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ना चीज़ें समझ आई और आपको कुछ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। पेपर में इस लेवल के मीन्स के क्वेश्चन क्लरिकल में तो ज़रूर देखने मिलेंगे आपको, ठीक है, घबराना नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन है अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ, वो पीओ मीन्स का है। तो आइए देखते हैं उस पीओ मीन्स के बड़े से क्वेश्चन को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एटलीस्ट आपको टोटल 2 से 3 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे इसको सॉल्व करने में, अगर इसे सही कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, मुझे किसी स्टूडेंट ने डाउट में पूछा था तो मैंने इसे कंसिडर कर लिया भाई डाउट में, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी बनाने में टाइम लगा था बट स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें गलती कर दी थी इसकी वजह से। चलिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इसे। जिनसे बनेगा तो वीडियो को पॉज करें और 2 मिनट तक या 3 मिनट, चलो 5 मिनट ले लो, ट्राई करो एटलीस्ट बनाने की। ना बने तो मैं हूँ ना यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलो देखो पढ़ते हैं, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू ट्रेन ई, यानी ट्रेन ए और ई के रेशियो, क्या स्पीड का रेशियो दे रखा है, यानी कितना दे रखा है 6:5 दे रखा है। तो स्पीड का रेशियो ये होगा तो इनके टाइम का रेशियो विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके, क्योंकि इसमें स्टॉपेज बोल रखा है ना, बिना रुके कितना जाएगा 5:6 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेन ही स्टार्ट करता है कोलकाता से दिल्ली की तरफ, जिसमें विच इज 600 किलोमीटर, ओके 600 किलोमीटर की दूरी है। और कितने बजे निकलता है 9:45 PM पे, और ट्रेन स्टार्ट होता है जर्नी आफ्टर 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट ज़्यादा लेता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान से पढ़ने की टाइम, ध्यान से पढ़ने की देरी है। और वो 3 स्टॉपेज लेता है और ट्रेन ही स्टॉप करता है कितना x+10 मिनट ईच ऑन 3 स्टॉपेज बिटवीन कोलकाता एंड दिल्ली। मतलब ये बात इसमें बोला है कि जो ट्रेन ई है स्टॉप करता है x+10 मिनट के लिए। अगर ट्रेन ई x मिनट के लिए रुकता है तो ट्रेन ई जो है x+10 मिनट के लिए रुकेगा, वो भी 3 स्टॉप जो कोलकाता और दिल्ली के बीच में आते हैं। तो ट्रेन ए की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ट्रेन ए की बात करते हैं, ठीक है। पहले आपको 9.5 मिनट लगती, 9:45 मिनट लगते थे। अब कितने लगते, 30 मिनट ज़्यादा लगते। तो यहाँ से मैं भी क्या निकाल सकता हूँ, टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली निकाल सकते। अब देखो पहले यहाँ पे बोला है कि 9:45 पे कौन निकला, ई निकला है, तो ए 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो ए को लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा, ए को लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल में टाइम। तो आप बोलोगे 9:45 मिनट में 30 मिनट ऐड कर दो सर जी, तो कितना हो जाएगा 10:15 मिनट, ये एम हो जाएगा। अब टाइम टेकन बाय, मैं क्या निकाल सकता हूँ, हॉल्ट टाइम, ए का निकाल लूँ। हॉल्ट टाइम मैं किसका निकाल सकता हूँ, ए का निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ ध्यान देने वाली बातें और भी हैं, और भी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें दी रखी है, ठीक है। हाँ 3 स्टॉपेज की बात कर रखा है। हॉल्ट टाइम, अगर मैं हॉल्ट टाइम किसका निकालूँ, ए का निकालूँ, हॉल्ट टाइम 3 स्टॉपेज का कितना आ जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि वो x मिनट के लिए रुकता है, यानी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये किसका आ गया, ए का सिनेरियो। और जो ट्रेन ई है उसका हॉल्ट टाइम देखूँ तो ट्रेन ई कितने मिनट के लिए रुकता है 3 स्टेशन पे, तब आप बोलोगे x+10 मिनट के लिए रुकता है, यानी कितने 3x+30 मिनट के लिए रुकेगा। ऑब्वियसली रुकना चाहिए उसे, रुकेगा नहीं तो कैसे बनेगी बात, ठीक है। तो टोटल उसे कितना टाइम लगेगा, अगर ध्यान से देखा जाए टोटल देखो, ए को कितना लगा था 10:15 मिनट लगे थे, और यहाँ से हॉल्ट टाइम कितने लगे थे 3x लगे थे, यानी टाइम टोटल मैं अगर बात करूँ, टोटल टाइम की बात करूँ, ठीक है, टोटल टाइम की बात करूँ वो भी ए की, तो कितना आ जाएगा 10:15 मिनट प्लस ये 3x। और ई की बात करूँ तो ई कितना आ जाएगा, ई कितना आ जाएगा आपका 10:15 तो लगे ही लगे, प्लस देखो ई को कितना लगे 9:45 मिनट पे, प्लस और कितने लगे 3x+30 ये लगे, ठीक ना, ये 10:15 तो ए को लगे थे, ठीक है।
अब यहाँ से बताओ, स्पीड का रेशियो 6 से 5 था तो टाइम का रेशियो 5 से 6, यानी मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट का डिफरेंस, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट का वैल्यू इतना है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, रीचिंग सेम प्रपोर्शन में, तो यहाँ से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड सारी निकाल सकता हूँ, आया ना, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ, किसकी, ए और बी की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो ए को कितना टाइम लगा होगा, 5 घंटे लगे होंगे, बी को कितने लगे होंगे, 6 घंटे। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड निकाल सकता हूँ, स्पीड निकाल सकता हूँ किसका, ए का। तो ए का स्पीड कैसे निकलेगा, ध्यान से देखने की बात है। ए का स्पीड निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, 720 के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो भाई 6 से, 120 आ गया, 120 किलोमीटर पर आवर। और ई का कितना आ जाएगा, और ई का निकालो तो देखो, तो आप ई का बोलोगे 100 आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, स्पीड ई का आ गया। अगर ई का स्पीड इतना है तो अब मुझे बताओ आगे क्या बोल रखा है। तो अब देखो, अब आगे उन्होंने सिनेरियो बदला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ये भी दे रखी कि ट्रेन ए दिल्ली पे 1 घंटा पहले पहुँच जाती है ट्रेन यहीं से, ठीक है, तभी हमने वो 1 घंटे का काम किया। आगे बोल रखा है कि हाँ 1 घंटा पहले पहुँचती है, विच रीचेस 4:30 AM, मतलब वो 4:30 पे पहुँचती है। आगे उन्होंने बोल रखा है कि फाइंड इन व्हाट टाइम ट्रेन बी a total distance of 720 किलोमीटर कवर द लखनऊ टू जयपुर। ओके, अगर ट्रेन बी स्टॉप करता है x+10 मिनट फॉर 4 आवर, अच्छा 4 स्टॉपेज, 4 स्टॉपेज पे रुकता है लखनऊ से जयपुर के बीच में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ से 4:30 पे चला था ना, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, टाइम गैप निकाल सकता हूँ फॉर एक्स के लिए। फॉर एक्स के लिए अगर मैं यहाँ से भी अगर थोड़ा सा मैं देखूँ जरा ध्यान से, टाइम पीरियड के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ एक्स की वैल्यू। देखो ना 5 घंटे तो लगे ही लगे हैं, 5 घंटे तो लगे लगे। ए को टाइम कितना लगा है, 3x लगा है, हॉल्ट टाइम ए का 3x था, जिसमें से 10-15 क्या था, 10-15, ये 10-15 था जो ए को टाइम लगा था। क्या लगा था, ए को टाइम लगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो 30 मिनट बाद स्टार्ट करता है और वहाँ पे वो 1 घंटा पहले पहुँच जाता है, यानी 4:30 बजे उसे पहुँचना था, लेकिन वो पहुँच जाता है 1 घंटा पहले, यानी 3:30 बजे पहुँच जाता है। तो उसने कितने का अंतर लिया होगा, इन्हीं का तो डिफरेंस निकालना हमें। तो टाइम का डिफरेंस कैसे निकलेगा, 3:30 में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 10:15 माइनस करना पड़ेगा, और क्या माइनस करने का, 3x, और से टाइम कितना लगा 5। तो सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5 मिनट निकल के आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 मिनट आ जाती है आपके सामने, अगर x की वैल्यू 5 मिनट आ जाती है तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकाल सकता हूँ मैं, स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकाल सकता हूँ। ट्रेन बी का टाइमिंग यहाँ से कितना जाएगा, 5 + 10 15, ठीक है, 15 यहाँ पे आ गया, सेम डिस्टेंस है, ठीक है, 7 मतलब 720 है। तो ट्रेन बी का स्पीड कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ ना। और मुझे क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम, अच्छा 720 किलोमीटर उसे कवर करना है, तो ध्यान से सुनिएगा, 720 किलोमीटर कवर करना है उससे कितने की रफ्तार से, 100 की रफ्तार से, और उसे कितने स्टॉपेज रुकने, 4 स्टॉपेज रुकने हैं, और कितने मिनट के लिए, x+10 मिनट के लिए। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ना, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, और ये 4x+10 हो गया, यानी x की वैल्यू रखो 15, 15 चौका 60, और ये फिर 0 कट गया, यानी 72, और ये कितना हो गया 60, यानी 7.2 आवर + 60 मिनट, यानी कितना हो गया 8 घंटे, और 8 घंटे 2 मिनट, 8 घंटे 2 मिनट, मतलब 8.2 आवर्स। कहाँ पहुँचे, 8.2 आवर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.2 आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, स्टॉपेज का टाइम दे रखा था, स्टॉपेज के तुक्के से हमने निकाल दिया। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने
अगर क्रैश कोर्स जो प्री लेवल का हम करवाए हैं उसमें आप जाकर विजिट करिएगा, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। और मेंस लेवल का भी एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आप सभी के लिए। अगर सेशन आपको समझ आया है तो उसे लाइक करिए, अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और हाँ, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा मैंने बता रखा है, टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ओके।